हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपना ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है कंडीशनल्स। अब ये कंडीशनल्स से आपके दिमाग में आ जाता है कि क्या होते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है आप लोगों के। तो आज के इस क्लास में हम कंडीशनल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल सारी बातें समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे कंडीशनल्स के प्रकारों के बारे में, जो काइंड्स ऑफ कंडीशनल्स हैं उनके बारे में समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करें आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो भी सारी बातें अपन अभी करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये क्लास बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है, ताकि आपको कंडीशनल्स है वो आसानी से समझ में आ जाए। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस क्लास के बाद में कंडीशनल में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक है कंडीशनल्स। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपनी जो कंडीशनल्स है ये क्या है भाई, सबसे पहले बात करते हैं ना। ये सारी बातें समझाऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज समझाने वाला हूं, आप तो बिना स्किप किए देखना। कंडीशनल्स यानी शर्त, जिसको अपन कहते हैं शर्त वाले जो वाक्य होते हैं। अब सबसे पहले कंडीशनल्स मतलब शर्त होती है भाई। शर्त कैसे, मैं बता देता हूं। एक सिंपल सी शर्त जो आप लोगों को हमेशा क्लास में सुनने को मिलती है, नालायक पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा, है ना। ये कहते ही नहीं कहते गुरु जी, कहते हैं। तो वो जो कह रहे हैं ना कि पढ़ लेता है तो पास हो जाएगा, वो शर्त होती है। तो कंडीशनल आती है भाई, वो वहां पे कंडीशनल लागू हो रही है। अब एक कंडीशनल का मतलब अपन कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। तो ये भी कंडीशन कितने प्रकार की होती है, तो काइंड्स ऑफ कंडीशन की सबसे पहले बात करेंगे। काइंड्स ऑफ ए कंडीशन। अब ये काइंड्स ऑफ कंडीशन कितने प्रकार के, मतलब कंडीशन के प्रकार हो गए। तो मैं ये बात बोलूं तो कंडीशन है वो 4 प्रकार की होती है ना। धैर्य से सुनना मेरी बात को। कंडीशन 4 प्रकार की होती है भाई, 4 प्रकार की होती है। अब ये कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को। कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ते हो तो वहां पे कंडीशन का नामकरण कैसे किया गया है, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 कंडीशन और नंबर 4 कंडीशन। मोस्टली बुक में यही आता है, अपनी संजीव डेस्क वर्क में नहीं दे रखी है, लेकिन नाम यही आता है भाई। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी और चौथी। अब बात करते हैं इनके नामकरण के बारे में। नाम भी तो होगा ना इनका, बिल्कुल है। जो पहली कंडीशन है वो कौन सी है, जो पहली कंडीशन है वो है ओपन कंडीशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपन सारी बातें करने वाले हैं। इसको हिंदी में कहते हैं खुली शर्त। खुली शर्त ये होता है भाई। पहली हो गई आपके पास, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसकी विपरीत होती है, उसको कहते हैं क्लोज्ड कंडीशन। इनके दूसरे नाम भी है, वो मैं आगे बताने वाला हूं आप लोगों को। इसको कहते हैं बंद शर्त। क्या कहते हैं भाई, बंद शर्त, जिसका पूरा होने की कोई संभावना नहीं होती है। नंबर 3 की बात करूं तो आता है आप लोगों के पास अनफुलफिलमेंट कंडीशन भाई। ये आप लोगों की तीसरी कंडीशन आती है ना। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको कहते हैं काल्पनिक शर्त, है ना। ये काल्पनिक क्यों है वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ आगे डिटेल से। अभी तो केवल नाम समझने आ रहा है आप लोगों को, ऐसे घबराना नहीं है। घबराने, मेरी क्लास में घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा, देखो आगे। बात करते हैं 4 नंबर की कंडीशन की, वो कौन सी आती है, तो वो आती है आपके पास जीरो कंडीशन। कौन सी आती है, जीरो कंडीशन। सर ये तो आपने नाम कहाँ से ले लिया, तो सारी बातें समझाने वाला हूँ। ओपन कंडीशन, क्लोज्ड कंडीशन, अनफुलफिलमेंट कंडीशन और जीरो कंडीशन, इनके जो नाम है वो आगे दूसरे जो नाम है वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपको जीरो कंडीशन का मतलब जहाँ पे शर्त लागू नहीं होती है वो होती है। तो चारों नाम आ गए आप लोगों के सामने। अब बात करते हैं सबसे पहले ओपन कंडीशन, इसके बारे में बात करते हैं। ओपन कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले इसका जो नाम दूसरा है, अरे टाबरिया को दूसरो नाम को नहीं हुआ कि घरारो नाम है, वो नाम भी समझना जरूरी है थाने। तो क्या हो जाएगा, ओपन कंडीशन का दूसरा नाम होता है पॉसिबल कंडीशन। क्या होता है भाई, पॉसिबल कंडीशन होता है। अब ये जो नाम मैं बता रहा हूँ ना,
आपको कन्फ्यूजन नहीं लेके आना दिमाग में। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो मैंने नाम बताए हैं वो नाम आपको कोई नहीं समझाने वाला है। अब पॉसिबल कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संभाव्य शर्त। कौन सी, संभाव्य शर्त। अरे गुरुजी यह कौन सी शर्त है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। वो शर्त जिसके पूरे होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लगभग 100% हो जाती है, वो आपके पास क्या होती है, संभाव्य या पॉसिबल या ओपन कंडीशन होती है। अब मैं बताऊं कैसे, देखो इसका एग्जांपल भी समझाने वाला हूं, चिंता नहीं करनी है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक टीचर आता है क्लास में, जैसे मैं ही जाता हूं, मैं कमजोर बच्चा मेरा, मैं उसको क्या कहता हूं, बेटा अगर तू पढ़ लेता है तो पास हो जाएगा, खुली शर्त है कि नहीं है। अब वो मेहनत करेगा तो 100% चांस है कि वो पूरा होगा, होगा ही नहीं होगा। तो बस वही है, इसको कहते हैं पॉसिबल कंडीशन यानी संभाव्य शर्त कहते हैं। अब देखोगा गुरुजी मैं पहचानूंगा क्या, मान तो बेरो ही को नहीं, अरे थाने पहचान सारी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। इसका क्या है, कंडीशन जो होती है उनके रूल्स होते हैं भाई। जैसे टेंस पढ़े थे ना अपन ने, अब अगर नहीं याद है तो टेंस की क्लास मेरी देखना, ये याद हो जाएगा भाई। अगर आप वो क्लास देख लोगे तो ये 100% आ जाएगा, मतलब फिर आप ये मान के चलो कभी नहीं भूलने वाले हो रहे। रूल की बात करते हैं, देखो इसमें दो वाक्य होते हैं, एक तो होता है इफ वाला वाक्य, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इफ वाला वाक्य जो होता है वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक होता है विदाउट इफ, जिसको अपन मेन क्लोज कहते हैं। आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है, बस आपको रूल याद करना है। वो बनता है आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप कहोगे सर हमें तो रूल भी याद नहीं है, अरे तो मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो। वो एक आता है ना, चिंता मत करो मैं हूं ना, वो। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो निगेटिव भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। तो मैं एक बार यहाँ पे केवल सिंपल वाक्य का लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट और कोमा लगा दिया मैंने। अब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल। अब फ्यूचर, जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हो तो उसमें विल और सेल दोनों आते हैं, लेकिन फिलहाल आपको विल का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो वाक्य हो गया आपके पास। जो नियम है वो आ जाता है क्या, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ वाला वाक्य सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है कि नहीं है, ये रहा, और ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब समस्या कहाँ पे आ जाती है, समस्या आ जाती है आपके पास जब वाक्य नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे सर, तो उसका भी लिखवा देता हूँ मैं। अगर वाक्य नेगेटिव हो तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो कंडीशन जो आपके पास नेगेटिव वाक्य होता है वो होता है डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। अब उसमें तो विल के बाद में नोट लग ही जाएगा, तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास सेम ऐसा कैसा आ जाएगा। ये मैं केवल एक बार समझा रहा हूँ आप लोगों का ना, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाए। कॉमा के बाद में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट कर देता हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया भाई। वो ये रूल लिखना आप लोगों को, ऐसे तो आप मैं लिख दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटेरोगेटिव भी बन सकता है ना, वो सारी बातें मैं आगे समझाने वाला हूँ। आपको फिलहाल क्या याद करना, फिलहाल आपको ये रूल याद करना है। कौन सा, ये जो नियम है वो दोनों याद करने हैं। अब एक खास बात और बता देता हूँ जो आपको मेरी बातें सुननी ही पड़ेगी। आपके पास ये वाक्य पहले आ सकता है, इफ वाला बाद में भी आ सकता है। मैं हमेशा समझाता हूँ बच्चों को भाई, लेकिन आप सुनते कहाँ हो, मेरी सुनते नहीं हो ना, इसलिए गड़बड़ होती रहे। अब आप कहोगे सर ये तो आपने समझा दिया, अब बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में थोड़े से एग्जाम्पल्स अपन यहीं पे करेंगे भाई। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स आएंगे कैसे, है ना, एग्जाम्पल भी तो आएंगे ना एग्जाम में, कैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक कंडीशन बना के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल पहले मैं आपके सामने कंप्लीट लिखता हूँ। जैसे मैंने बताया था ना, तुम पढ़ लेते हो तो पास हो जाओगे, यही ना। तो देखो यहाँ पे ये लिख देते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, है ना। अगर आप मेरी ये क्लास देखते हो तो आप कंडीशन सीख जाओगे, है ना। तो मैं ये बनाऊंगा भाई, ये भी बना दूंगा। अब देखो इफ वाला वाक्य पहले समझना जरूरी है आप लोगों को।
इफ वाला वाक्य कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसमें ऐसे ऐसे नहीं जुड़ा है। क्यों? क्योंकि कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है। अब आगे वाला कोमा लगाया, यू लिखा, विल लिखा, तो ये देखो विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आपकी दिक्कत कहाँ पे है? अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? पहले वो एक और लिख देता हूं मैं, इफ, चलो मैं देखो इफ वाला वाक्य बाद में और लिख के दिखा देता हूं ना। यू विल लर्न कंडीशंस, कंडीशंस कोमा लगाऊंगा, इफ यू वॉच माई क्लास। गुरुजी आप अरे तो प्रचार कर ही दियो होते, करना पड़ता है, अपना अपना प्रचार करना पड़ता है। अरे मुझे पता है प्रचार नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अरे कहने का मतलब है मैं दुनिया की सोचूंगा तो मेरी कौन सोचेगा? हाँ, अब यहाँ पे देखो, यू विल लर्न कंडीशंस, तुम कंडीशंस सीख जाओगे। इफ यू वॉच माई क्लास, अगर तुम मेरी क्लास देखते हो तो ही सीख पाओगे रे, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं इस वाक्य से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इफ वाला वाक्य है वो बाद में भी आ सकता है। देखो इफ वाला वाक्य मैंने बाद में लिखा है और जो विल वाला वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में कैसे पूछेंगे तो एग्जाम की बात बता देता हूँ भैया आप लोगों को। एग्जाम की बात बताएं तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई, इफ यू रन फास्ट यू डेस कैच द बस। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया भाई, है ना, छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल लिखता हूँ और मैं बहुत ही सिंपल चिंता मत करो, आगे और सुना दूंगा। इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ते हो तो बाद वाला वाक्य है यू स्पेस कैच द बस, तुम बोलोगे। अब इसमें आपके पास आ जाता है कि सर इसमें कंडीशन कौन सी लागू हो रही है। अब कंडीशन लागू होने के लिए आपको जो वाक्य अधूरा दिया हुआ उसको तो छोड़ना है और जो वाक्य पूरा दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है, उस पे आ जाओ। अब इस पे आए तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट दिया हुआ है, तो इस पे आ जाते हैं अपन। ये वाक्य में आ गए, ये वाक्य में आए तो इफ दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें ऐसे लग रहा है नहीं लग रहा है पता नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट, इफ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बाद वाले वाक्य में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। इतनी बात आ रही है समझ में? तो 100% अगर सुनोगे तो आएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे विल का प्रयोग करना है और केस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ब्रैकेट में दी हुई है, तो वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसी तरीके से आपको अपना वाक्य है वो समझना है। अब एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ ना, क्योंकि एग्जाम्पल मेरे पास बहुत बड़े बड़े रहे। आप सोचोगे सर एग्जाम्पल ला कहाँ से रहे हो, है ना। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, इफ, पहले मैं इफ शुरू में लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इफ सी इनवाइट मी आई विल गो देयर। अब मैंने एक एग्जांपल लिख दिया भाई, ये लिखा है। अब इसमें क्या किया मैंने, इफ वाला वाक्य अधूरा छोड़ दिया है। तो फिर आपके पास कि सर मैं मुझे कैसे पता चलेगा कंडीशन का, तो सबसे पहले आपको वो वाक्य देखना जो कंप्लीट है और इसमें कंप्लीट दिया हुआ है आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब बात करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब आपको देखना है इसमें दिया हुआ है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपके पास दूसरा वाक्य जिसको मैं मेन क्लोज बोलता हूं, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा सर मेन क्लोज क्यों है, आप ये समझ लो कि बिना इफ वाला जो वाक्य है वो पूरा दिया हुआ है, वो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब ये ओपन कंडीशन है। और ओपन कंडीशन में इफ वाला वाक्य है वो कौन से टेंस में बनता है सर, वो अभी तो बताया थे मैंने, कौन से में बनेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ही याद नहीं है तो वो तो मैंने लिखवा रखा है। यहाँ पे क्या लिखवा रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो लिखवा रखा मैंने, यही ना। अब आपके पास सब्जेक्ट दिया हो, आपको भरना क्या है, देखो इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, आपको भरनी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा भाई,
अब इसमें ऐसे एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक पास्ट इंडिफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट वाली क्लास देखना जरूरी है, मैंने डाल रखी है भाई। वैसे तो टेंस की क्लास देख लोगे तो मैं गारंटीड लेता हूँ आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको भविष्य में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं इनवाइट। अब इसमें कर्ता में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिख दी यहाँ पे। अब इसमें ऐसे ही जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसमें ऐसे से जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि कर्ता एक वचन है। और इसमें एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा, ये सारी डिटेल में यहाँ पे तो समझा नहीं सकता, तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, आपको मेरी क्लास है वो देखनी है। ये हो गई आप लोगों के पास कंडीशन। अब देखो ये तो इफ वाला वाक्य पहले लिख दिया, अब मैं ये मान के चलो इफ वाला वाक्य वो बाद में लिखते हैं, अधूरा छोड़ते हैं, देखो है ना, सारा कुछ समझाऊंगा मैं, हर चीज़ समझाऊंगा, चिंता मत करो। जैसे रोहन, कोई का नाम भी हो सकता है, रोहन विल हेल्प यू इफ यू आस्क हिम, ये HIM है भाई लास्ट में, है ना। अब देखो रोहन विल हेल्प यू, रोहन तुम्हारी सहायता करेगा, इफ वाला वाक्य बाद में लिख दिया, है ना। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है ना, लेकिन सॉल्यूशन मेरे पास है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास। अब इसमें क्या है, इफ वाला वाक्य अधूरा दिया हुआ है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कंप्लीट वाक्य ये दिया हुआ है, रोहन वाला वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग है। अगर आप टेंस देखते हो तो मैं डायरेक्ट फ्यूचर इंडिफिनिट बोल देता हूँ, लेकिन आप देखे नहीं हो ना, तो इसलिए मैं, इसमें दिया हुआ है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये दिया हुआ है, इसका मतलब इफ वाला वाक्य है, यानी विल जो मेन क्लॉज है वहां पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, ओपन कंडीशन है। और ओपन कंडीशन की अगर अपन बात करें तो वहां पे इफ वाला वाक्य कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मैंने रूल लिखवा दिया है, तो यहाँ पे आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कर्ता पे, कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ता है। ये हो गया आपके पास सिंपल सेंटेंस। छोटी सी बात और समझा देता हूं, अगर वाक्य निगेटिव हो तो कैसे करोगे, है ना, वो भी तो करना है ना। तो देखो ये केवल एक ही वाक्य समझाऊंगा भाई, निगेटिव वाक्य, क्योंकि आपके पास कंडीशन की क्लास है ना, बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल प्यारी सी छोटी सी क्लास बनाएंगे। जैसे इफ यू डू नॉट डिस्टर्ब हिम, ही डेस कंप्लीट हिज वर्क। ये लो, बहुत ही साधारण सा वाक्य लिखता हूं मैं, इफ वाला वाक्य देखना है। अब इफ वाला वाक्य में तो मैंने तो बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो डू नॉट डिस्टर्ब आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब नोट आया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर क्या करें सर, तो फिर देखना है कि कम अधूरा कंप्लीट वाक्य यही तो ना, तो ये देखेंगे ये कौन से टेंस में है। तो इफ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो कंडीशन कौन सी होगी, तो कंडीशन आपके पास ओपन हो जाएगी भाई। और ओपन कंडीशन में मेन क्लोज यानी बिना इफ वाला जो वाक्य है वो आपके पास फ्यूचर इंडिफिनिट में बनेगा, और फ्यूचर इंडिफिनिट का मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाता आपके पास वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से वाक्य नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो एक वाक्य और समझा देता हूं जिसमें विल वाला वाक्य नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, है ना। जैसे आई डेस स्लीप वेल इफ यू डोंट टर्न ऑफ द लाइट्स, ये हो जाता है वाक्य। अब समस्या आ जाती है कि इस वाक्य को नेगेटिव बनाओगे कि सिंपल बनाओगे। अब यहाँ पे तो देखो सिंपल बना दिया मैंने, अब यहाँ पे सिंपल बनाया, यहाँ पे देखो क्या है, आई स्लीप वेल इफ यू डोंट टर्न ऑफ द लाइट्स, अगर तुम लाइट बंद नहीं करते हो तो क्या मैं सही तरीके से सो पाऊंगा, नहीं सो पाऊंगा ना। इसका मतलब ये कह रहा है अगर तुम लाइट बंद नहीं करते हो तो मैं सही तरीके से नहीं सो पाऊंगा, अच्छे से नहीं सो पाऊंगा, ये कह रहा है। तो इसका मतलब ये निगेटिव बनाना पड़ेगा। मैं केवल यही बात समझाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आई विल नॉट स्लीप, ये आंसर हो जाता है।
अब इस तरीके से आपको क्या है, ये अपना वाक्य है वो कंप्लीट कर देना है। कोई ज़्यादा ऐसे सोचा विचारी नहीं करनी। मैं अपने पास इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स आएंगे ना उनकी क्लास भी लेके आने वाला हूँ अलग से, तो इसमें ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्लोज्ड कंडीशन के बारे में। क्लोज्ड कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको इसका दूसरा नाम कौन सा, इम्पॉसिबल कंडीशन, है ना, विपरीतार्थक तो है ही उसकी, है ना, ये मैंने बता दिया भाई, इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसको आप क्या कह सकते हो हिंदी में, हिंदी में इसको कह सकते हैं अपन असंभाव्य, असंभाव्य शर्त, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है भाई आप लोगों की, असंभाव्य शर्त। ये जो नाम बता रहा हूँ इनके नामकरण कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे अपने घर में नहीं रखते हैं ये नाम। इम्पॉसिबल कंडीशन जिसका असंभावित शर्त होती है, यानी उस काम के पूरा होने की संभावना नहीं होती है भाई, ये दिमाग में रखना बस। अब बात करते हैं तो सर इसके भी क्या रूल होता है, मैंने ये बात बता दी भाई कि कंडीशन में रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो अपने पास इसका भी रूल की बात करेंगे भाई, है ना, करना पड़ेगा, ये मैंने रूल्स लिख दिया भाई। तो क्यों, क्योंकि मैंने ये सोचा ये अपने पास यहाँ पे रूल कर देता हूँ। गुरुजी लिख रहा गलत कहीं हो तो लिख दे, वहाँ में भी क्या दिक्कत पड़े। रूल की बात कर लेते हैं। इसका रूल देखें तो इफ वाला वाक्य आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, किसी, इसीलिए तो मैं कह रहा था मेरी टेंस की क्लास देखनी ही पड़ेगी। इसके बाद में कोमा और जो बाद वाला वाक्य है उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस विल के स्थान पे वुड कर देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। अब उसमें तो वहाँ पे तो विल था इसलिए मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वुड तो अपने मॉडल में आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉडल का प्रयोग है, वहाँ पे भी वो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं मानते। विल और सेल की एक सबसे बड़ी समस्या है कि मॉडल में भी आते हैं, तो ये चिंता मत करो आप, छोड़ो। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया तो आपको रूल नहीं आ रहा है सर, तो कोई बात नहीं है, रूल वाला भी बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके हो गया सिंपल रूल। लेकिन समस्या वही आ जाती है, अगर वाक्य निगेटिव हो तो क्या करेंगे सर, बस वही बात है, आप टेंस की क्लास देखोगे नहीं तो समस्या ही समस्या है। तो फिर मैं यहाँ पे भी बनवा देता हूँ, मुझे तो करना ही है। इसमें आ जाएगा डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कोमा के बाद में ये जो वाक्य है ऐसा कैसा लिख देना है और वाक्य निगेटिव हो जाएगा। अब उस वाक्य को निगेटिव बनाएंगे तो वुड के बाद में नोट लगा देंगे, है ना। ये मैंने समझा रखा है भाई आप लोगों को, बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है। देखो पसीने में होकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर नहीं समझोगे, कहते हो जाओगे, फिर तो आप भी सोचोगे गुरुजी क्या क्या बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ गया होगा कैसे। इफ वाला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद वाले वाक्य में विल के स्थान पे वुड का प्रयोग करेंगे। निगेटिव हो तो क्या पहचान होगी, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी और बाद वाला वाक्य तो वैसा का वैसा आ जाएगा। नोट अगर लगाना होगा तो वुड के बाद में नोट लग जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल का तरीका वैसे ही रखने वाले हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप अपना टेंस नहीं भूल जाना भाई। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे इफ ही, एक पहले वाक्य लिखूंगा मैं, उसके बाद ही समझाऊंगा। वर्कड हार्ड ही वुड पास, इसका मतलब क्या होता है, अगर वो कठिन मेहनत करता तो वह पास हो जाता, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब उसने कठिन मेहनत नहीं करी तो वो फेल हो गया 100% ही, ये बात समझाना चाहता हूँ। अब आएगा तो आपके पास ये कंप्लीट होगा या आपके पास ये कंप्लीट होगा, दोनों में से एक अधूरा जरूर होगा, है ना। अगर ये कंप्लीट है तो वो अधूरा है, वो कंप्लीट है तो ये अधूरा है, ये जरूर होगा 100% ही। अब देखो एग्जाम्पल बनाते हैं किस तरीके से। इफ वाला वाक्य बाद में भी आ सकता है, मैंने पहले भी समझा दिया है, इसमें केवल 2 एग्जाम्पल समझाएंगे, है ना। तो देखो बात करते हैं, इफ, पहले इफ से शुरू कर लेते हैं। इफ राम केम टू मी आई डेज हेल्प हिम, ये मैंने वाक्य लिख दिया भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ राम केम टू मी, अगर राम मेरे पास आता तो आई विल हेल्प या आई वुड हेल्प। आपको देखो ऑप्शन वाले भी समझाऊंगा मैं, वो अपनी जो अपनी
MCQs की क्लास है ना, उसमें समझा दूंगा भाई। आई डेस हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करता। अब जाहिर सी बात है, पहचान कैसे करोगे सर कि कंडीशन कौन सी है ना। पहचान तो देखो आप लोगों को अगर टेंस आता है तो पहचान कर सकते हो। अब आपके पास कंप्लीट वाक्य को पहले देखना है कि आपको कंप्लीट वाक्य ही देखना है। इसमें देखेंगे तो ये क्या है, केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। और जब आपके पास इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है पास्ट इंडिफिनिट है। और इफ वाला अगर वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है तो बाद वाले वाक्य में क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो ये मैंने कर दिया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हो गया कंप्लीट। अब देखो दूसरा एक और बनाते हैं, ये बना देते हैं जैसे इफ अनुज डेस विन द रेस, कोमा ही वुड गिव अस पार्टी। हाँ, पार्टी तो चाहिए अपन, चाहे कोई भी मैटर में हो। अगर अपन रेस जीत गए तो पार्टी चाहिए, अपन अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो पार्टी चाहिए, किसी के यहाँ शादी है तो पार्टी चाहिए, किसी के यहाँ बर्थडे है तो पार्टी चाहिए। पार्टी 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 होती है आपके जीवन में। अब हमें जैसे को पता ही नहीं है पार्टी क्या होती है। तो अब बात करते हैं देखो इसके बारे में। इफ अनुज डेस विन द रेस ही वुड गिव अस पार्टी। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको कंप्लीट जो वाक्य है वो देखना है। तो ही वुड गिव अस पार्टी, ये कंप्लीट है। तो कंप्लीट वाक्य में देखेंगे तो मेन क्लोज कंप्लीट है, यानी इफ के बिना वाला वाक्य कंप्लीट है। और इसमें क्या आया है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर बिना इफ वाले वाक्य में, यानी मैं मेन क्लोज तो बोलूंगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो मेन क्लोज यानी बिना इफ वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वो आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, ये देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो कंडीशन हो जाएगी ये। गुरुजी थे भी देख के बता रहे हो क्या, अरे गुरुजी कैसे याद है, गुरुजी थाना दिखा हुआ है ना। तो इफ वाला वाक्य फिर आपके पास क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि ये क्लोज्ड कंडीशन हो चुकी है। क्लोज्ड कंडीशन ये हो गई, यानी बंद शर्त। इसका मतलब है क्या है, अनुज अगर रेस जीत जाता तो वो हमें पार्टी देता। तो ये अपने पास क्या हुआ, नेगेटिव भाव दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब देखो इफ वाला भी अधूरा हो गया है और आपके पास वुड वाला वाक्य भी। अब ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं भाई, ये वाक्य इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट कंडीशन, कौन सी, अनफुल कंडीशन के बारे में, यानी अनफुलफिलमेंट कंडीशन के बारे में। क्या इसका भी दूसरा नाम है सर, बिल्कुल है। इसका दूसरा नाम बात करें तो वो आता है आपके पास हाइपोथेटिकल, क्या आता है रे, हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब ये कौन सी होती है सर, तो मैंने इसका अर्थ समझाया है आप लोगों को, क्या बताया है इसका अर्थ, इसका अर्थ बताया मैंने काल्पनिक, क्या बताया था रे, काल्पनिक शर्त। थोड़ी देर पहले जब नाम बताए थे मैंने, इनका नामकरण किया था। क्या सर इसका भी नियम बताओगे, बिल्कुल बताएंगे, इसको कैसे नाराज करेंगे रे, नाराज किसी को नहीं है, रूल इसका भी लिखवाएंगे, है ना, सारा कुछ समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो। बस यहाँ पे रूल की बात करें तो जो इफ वाला वाक्य है वो आपके पास पास्ट परफेक्ट का होगा। और बाद वाले वाक्य में क्या होगा सर, तो बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके पास हैव आएगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसके साथ ऑब्जेक्ट तो आना ही है लास्ट में, वो कर दिया। अब बात करें सर आपने इसका नियम कंप्लीट भी बताओगे, बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा, सब कुछ बताएंगे। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कब होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा लगाएंगे और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर निगेटिव भी बनाओगे क्या, निगेटिव नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जिस वाक्य में पहले से हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर मेरे टेंस की क्लास देखते तो बिल्कुल कर देते, ये है कि जिस वाक्य में पहले से हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा दोगे तो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव बनाने की आवश्यकता कहाँ पे रह गई, तो देखो वो नहीं बनाया था ना, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाने से ये आ जाता है। आ गया होगा रूल समझ में, बिल्कुल। अब इसके अपने पास एग्जाम्पल बनाते हैं, देखो है ना, एग्जाम्पल बनाए तो देखो आपके पास बिल्कुल सिंपल से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँ आपको
अगर पुराने ज़माने में ऐसा होता तो जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, कैसे, इफ़, मैं इंडिया वाला लिख देता हूँ, इफ़ इंडिया डेज फ्री इन 1857 इट वुड हैव डेवलप्ड, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप भी, आप ध्यान रखोगे डेवलप्ड, तो ये आपके पास हो जाता है वाक्य। अब आपके पास तरीका वही है पहचान करने का कि कौन सी कंडीशन, सर आपको ध्यान रखना है कंडीशन कौन सी है। तो जो वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है पहले उसको देखेंगे, तो इसमें दिया हुआ है इट वुड हैव डेवलप्ड, ये दिया हुआ है। अब बात करते हैं, अगर कंप्लीट वाला वाक्य मेन क्लोज है, मेन क्लोज मतलब बिना इफ वाला वाक्य कंप्लीट है और उसमें वुड प्लस हाउ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो इफ वाला वाक्य कौन से टेंस में बनेगा, कंडीशन का पता चल गया होगा। ये आ गई आपके पास हाइपोथेटिकल या अनफुलफिलमेंट कंडीशन, कंडीशन का पता चल गया। अनफुलफिलमेंट कंडीशन में आपके पास इफ वाला जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और पास्ट परफेक्ट कब बनता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड फ्रीड हो गया। दूसरा बता देते हैं, क्योंकि दूसरा बताना जरूरी है। अब दूसरा बताएं तो आपके पास इफ महाराणा प्रताप हैड वन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ द हल्दीघाटी आएगा वैसे तो हल्दी घाटी, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे है चित्तौड़गढ़ डेस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, ये वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बी द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस कंडीशन में। अब बात करते हैं, अगर महाराणा प्रताप है वो हल्दी घाटी का युद्ध जीत जाता उस जमाने में, तो आज क्या है, चित्तौड़गढ़ बी भरी है भाई, द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो चित्तौड़गढ़ है वो सबसे अमीर जिला होता। बस ऐसे ही मैंने बना दिया भाई। अब आगे आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी बनते, अरे ऐसे ही बनते हैं, तो वो हो गया है। आपको तो बस अपना रूल देखना है, अर्थ क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब आपके पास ये आ गया तो आपको देखना क्या है कि कौन सा वाक्य कंप्लीट है, इफ महाराणा प्रताप हैड वन, तो यहाँ पे दिया हुआ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये दी हुई है ना। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है, तो बिना इफ वाले वाक्य में करना क्या है, आपको वुड करना है, वुड के साथ हैव लगाना है, और जो वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है बी, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है, तो वुड हैव बीन हो जाएगा। और कंडीशन ये आपको 100% याद करनी है, ये नियम याद करना है। तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं कि इतिहास में कुछ ऐसा हो जाता पुराने ज़माने में तो आज ऐसा हो जाता, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं हुआ तो आज ऐसा नहीं है। तो ये अपने पास दोनों का, ये कौन सी तीसरी कंडीशन, कौन सी अनफुलफिलमेंट कंडीशन है, वो कंप्लीट हो गई है। ये आपको रूल वगैरह सारे याद करने हैं। अब बात करते हैं अपनी जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होती है सर, इसका दूसरा नामकरण नहीं करोगे, नहीं करेंगे भाई, मेरी मर्जी, नहीं करूँ मैं तो इसका नामकरण नहीं करेंगे। जीरो कंडीशन का मतलब जिसमें शर्त लागू नहीं होती है, जिसमें शर्त लागू नहीं होती है। सर ऐसा कौन सा आ गया, फिर कंडीशन का है कि ये तो दिमाग में होता है कि नहीं होता है। अरे सर जब शर्त लागू ही नहीं हो रही है तो कंडीशन किस बात की, करोगे कि नहीं करोगे। हाँ दिमाग में आता है, लेकिन आप तो पूछते नहीं हो ना आपसे कमेंट होता है, ना आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, ना कुछ और शेयर करते हो, तो फिर करते क्या हो रहा है ना, मेरे से मेहनत करवा रहे हो बस। कोई नहीं है, मुझे तो करना ही है भाई। वो कृष्ण ने अपने पास अर्जुन को उपदेश नहीं दिए थे गीता में, कहा है बोले तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। वही बात है, तो मैं तो कर्म किए जा रहा हूँ, अपने फल की इच्छा देखेंगे। तो कोई बात नहीं, जिसमें शर्त लागू नहीं होती है वो जीरो कंडीशन होती है। तो सर ये कैसे होगा, इसका रूल, हाँ रूल तो पक्का लिखवाऊंगा मैं। रूल लिखवाएंगे तो क्या होगा इसका रूल, इसमें क्या है, इफ वाला वाक्य तो आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ही है, कोमा लगाएंगे, और बाद वाला वाक्य भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा। इसमें समस्या आएगी तगड़ी, इसलिए मैंने इसके लिए एग्जांपल पहले से टाइप कर रखे, चिंता मत करो, उनके अलावा कोई नहीं पूछने वाला है।
अब समस्या आती है प्रेजेंट इंडिफिनिट और इसका कंप्लीट लिखोगे, बिल्कुल कंप्लीट नियम बताता हूं। देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाक्य है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये तो दोनों सेम होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शर्त नहीं लागू होगी, लेकिन ये जो कंडीशनल सेंटेंस है नियम वह लागू हो रहा है, क्योंकि इफ वाला वाक्य है तो इफ लग गया, इसका मतलब शर्त तो है, लेकिन शर्त लागू नहीं होती है। गुरुजी बड़ा कंफ्यूजन कर दिया थे तो माने कैसे, मैं समझा देता हूँ। यानी कहने का मतलब अगर अपन ऐसा करते हैं तो ऐसा ही होता है, वहां पे आपके पास जीरो कंडीशन होती है। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप लकड़ी को पानी में डालते हैं तो वो तैरती है, वो तैरेगी भाई, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब इस पर शर्त लागू नहीं हो रही है, लेकिन बना अपन शर्त के अनुसार रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे सर, चलो वाक्य समझाऊंगा तब समझ में आएगा। अब आप कहोगे सर निगेटिव, तो इसका मैंने निगेटिव पहले बना रखा है। अगर ये वाक्य निगेटिव बनाना है तो सेम इसी पे आपके पास निगेटिव बनेगा, तो इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली आपके पास सिंपल सेंटेंस पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, मैं वैसे ही समझा देता हूँ जो एग्जाम्पल्स है ना। ये आपके पास कुछ है जीरो कंडीशन पे, ज़्यादा है नहीं, तो मैं ये एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ भाई। पूछेगा कैसे वो मैं भी समझाऊंगा। अब देखो पहला एक आता है आपके पास, ये क्या है, इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस यानी बर्फ को गर्म करते हो, है ना, हीट का मतलब गर्म करना, आइस यानी बर्फ, तो ये क्या करती है, ये पिघलेगी भाई, पिघलती है कि नहीं पिघलती। अपन बर्फ को गर्म करते हैं तो पिघलती है, पिघलती है, और इसके अंदर कोई शर्त थोड़ी लागू है ना, शर्त थोड़ी ना लागू हो रही है, वो तो पिघलेगी। ऐसा करने से ऐसा होता है, 100% होगा। तो अब इसमें पूछेगा कैसे एग्जांपल, इस एग्जांपल को चाहे इसमें पूछे चाहे इसमें पूछे। जैसे मैं इफ वाला वाक्य देता हूं, इफ यू हीट आइस, है ना, ये कर दिया मैंने, कोमा इट और डैश कर दिया और मेल्ट कर दिया मैंने। अब बताओ, अब आप बर्फ को गर्म करते हो तो क्या करेगी, ये पिघलेगी, तो जीरो कंडीशन लागू हो रही है। तो फिर यहाँ पे आप है ना 100% क्या करोगे, क्योंकि उस समय ना आपके एग्जाम में टाइम तो रहता नहीं है, तो आप हड़बड़ी में विल प्लस मेल्ट कर दोगे, क्योंकि इफ वाला वाक्य तो आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो ये करके आओगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो सरल लग रहा है आप लोगों को, वहाँ पे गड़बड़ करोगे। तो देखो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करनी है आप लोगों को। अब जब मैंने बता दिया कि भाई इफ़ यू हीट आइस, अब आइस को अपन गर्म करते तो क्या करेगी, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, है ना, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना होता है। अब जाहिर सी बात है इसको क्या करोगे, इट मेल्ट्स करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि कर्ता आपके पास एक वचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ेगा। अब चाहे ये कंप्लीट दे दो और चाहे वो कंप्लीट दे दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। अब देखो ये वाक्य आप लोगों के पास, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो अपने पास मैदान गीला हो जाएगा, होगा 100। अरे बारिश होते ही अपनी पूरी जमीन गीली हो जाती है। वेट का मतलब होता है गेट्स वेट, ग्राउंड है वो एक वचन है, गेट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, वेट का मतलब गीला, तो बारिश होती है तो ग्राउंड गीला होता ही होता है। इसमें कोई शर्त थोड़ी लागू हो रही है। इसमें देखो इफ यू डोंट इट, अगर तुम खाना नहीं खाते हो तो आप क्या करते हो, भूखे मरते हो, भूख महसूस होती है, यू गेट हंग्री, तो फिर आपको भूख लगती है। अरे जाहिर सी बात अपन खाना नहीं खाते हैं, अपन नहीं खाना खाते तो जाहिर सी बात है, सत्य बात है। यानी कहने मतलब जो सत्य बात है ना, वही आपके पास जीरो कंडीशन है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको भूख लगती है, 100% है, जीरो कंडीशन है। वेन, अब आप कहोगे सर यहाँ पे वेन क्यों लिखा है, तो मैं समझाने वाला हूँ, ये भी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ इससे आगे। हाँ, वेन द सन गोज डाउन, जब सूरज नीचे जाता है, इट गेट्स डार्क, तो फिर अंधेरा होता है। जाहिर सी बात है भाई, कोई रूल लागू हो रहा है क्या यहाँ पे, अगर सूरज नीचे जा रहा है तो अंधेरा नहीं होगा, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो ये भी आपके पास जीरो कंडीशन। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, जब आप लाल कलर को और ब्लू कलर को मिक्स करते हो तो फिर ये आपके पास पर्पल कलर बन जाता है, यू गेट पर्पल, तो फिर आपको पर्पल कलर मिलता है। सत्य बात है ये, मतलब जीरो कंडीशन लागू हो रही है। पूछने का तरीका ऐसे ही होगा किसी भी तरीके से। इफ ए प्लांट डजंट गेट इनफ वाटर, अगर एक पौधे को पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, इट डाइज, तो फिर ये मर जाता है, यानी सूख जाता है। डाइज का मतलब यहाँ पे मरने से मतलब सूखना, पौधे का सूखना, मरना ही होता है।
इफ़ यू डोंट वाटर ए फ्लावर, अगर आप वाटर फ्लावर इट डाइज, इसका मतलब अगर आप फूलों में पानी नहीं देते हो, फूल में पानी नहीं देते हो तो वो सूख जाता है, वो मर जाता है। ये मरने से मतलब है सूखने से लिया गया है। इस तरीके से आपके पास ये एग्जांपल्स काफ़ी है भाई, बहुत ही शानदार एग्जांपल्स हैं जो मैंने करवा दिए हैं। और बाकी एग्जांपल्स अपनी एमसीक्यूज की क्लास में या अपने पास केवल एग्जांपल्स की क्लास में ले आएंगे। अब देखो ये जो मैंने बताया था कि वेन का जो चक्कर है वो भी समझाएंगे, वेन का चक्कर बाबू भैया, वेन का वो भी समझाऊंगा। तो देखो आपके पास कंडीशनल कंजक्शंस जो होते हैं वो ये होते हैं, इफ हो सकता है, अनलेस हो सकता है, एज लॉन्ग एज हो सकता है, सो लॉन्ग एज हो सकता है, प्रोवाइडेड है, इन ऑर्डर दैट है, इन केस है, और ऑन अ कंडीशन दैट है। यानी इफ के स्थान पे इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना विचार, ऐसे सोचा विचारी नहीं करनी है कि ये आ गया तो कंडीशन हो सकती ही नहीं। तो ये आपको समझना है, ये जो कंजक्शन है इनको याद कर लेना है। अगर इफ के स्थान पे ये मिल जाए आप लोगों को तो ऐसे मत सोचना कि ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। अब इसमें जो समझाने वाली बात है वो अनलेस के बारे में है और किसी के बारे में नहीं है। अब आप कहोगे सर बाकियों के बारे में क्यों नहीं, क्योंकि बाकी अपन है ना इफ के स्थान पे ऐसा कैसा लिख सकते हैं, लेकिन अनलेस से आपके पास अर्थ है वो चेंज हो जाता है। मैं बता देता हूं कैसे। जैसे अनलेस से अपन एक वाक्य शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, सेम वाक्य है, बस मैंने इफ के स्थान पे अनलेस किया, पहले करवाया मैंने वाक्य ही और डेस और पास। अब इस वाक्य में एक बड़ी समस्या ये आ जाती है कि अनलेस तो देख लिया आप लोगों ने, और ही वर्क्स ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ओपन कंडीशन है, बिल्कुल ओपन कंडीशन है ना, ओपन ही तो कंडीशन है। इफ प्लस यानी इफ यानी ये बाकी सारे भी हो सकते हैं, ये कंजक्शन दिया हुआ कंडीशनल, इसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में ऐसे ऐसे इसमें जुड़ गया कर्ता एक वचन होने पे और बाकी कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, बाद वाला वाक्य आपके पास फ्यूचर इंडिफिनिट में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो कैसे बनेगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। अब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते ही वाक्य गलत है, ये गलत कर दिया आप लोगों ने, यहां पे आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ये इसीलिए मैं इफ वाला वाक्य वो समझा रहा था। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब वाक्य आपके पास अनलेस से शुरू होता तो इसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, कि नहीं, ये होता है। इसका मतलब ये वाक्य निगेटिव है, और ये अगर वाक्य निगेटिव है, अनलेस है, तो अनलेस के साथ बाद वाला वाक्य निगेटिव ही बनेगा। मैं बता देता हूं, अगर वह कठिन मेहनत नहीं करता है तो वो पास हो जाएगा, अगर आप नोट नहीं लगाओगे तो ऐसा होता है क्या, कठिन मेहनत नहीं करेगा तो वो पास थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाक्य आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। और निगेटिव कैसे बनाए गए, विल के बाद में आपको नोट लगा देनी है, तो नोट और पास। अब ये कंफ्यूजन आ गया सर, तो कोई नहीं है, कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, एक एग्जांपल और बनवा देता हूं। जैसे मैं अनलेस ही आस्क्स मी आई डेस हेल्प हिम। अब ये आता है भाई, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, अनलेस से शुरू है, इसका मतलब नेगेटिव भाव आ रहा है। क्या कह रहा है, अनलेस ही आस्क्स मी, जब तक कि वो मुझसे नहीं कहता है या पूछता है, कोमा दे आई डे से हेल्प हिम, तो क्या हो जाएगा, जब तक वो मुझसे पूछेगा नहीं, मुझसे कहेगा नहीं, तो क्या नहीं होगा भाई, मैं उसकी सहायता ही नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा भाई। कहाँ, अरे कोई मुझसे कहेगा ही नहीं तो मैं सहायता क्यों करूंगा। सीधी सी सिंपल सी बात है, आपको दिमाग लगाना है। अनलेस के साथ बाद वाला वाक्य है वो निगेटिव बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहाँ पे इसको आपको, अब आप कहोगे सर कौन सी कंडीशन, कंडीशन कोई भी हो सकती है यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे आपके पास पास्ट इंडिफिनिट होता तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते, और ये दो ही कंडीशन आएगी, इनफुलफिलमेंट कंडीशन आएगी नहीं, यानी वो जो अपने हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है इफ वाला वाक्य, मतलब मैं इसीलिए इफ बोलता हूँ क्योंकि कंडीशनल वो बोलता है ना कंडीशनल सेंटेंस, अगर मैं बोलता कंडीशनल कंजक्शन वाला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो बाद वाला फ्यूचर इंडिफिनिट में बनेगा, ऐसे बोलूँगा तो गड़बड़ आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये ओपन कंडीशन है, तो इसको आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नोट लगाना है और हेल्प कर देना है। इस तरीके से आपको अपना एग्जाम्पल है वो संभल के करना है अनलेस के साथ, बाकी किसी में कोई समस्या नहीं आने वाली है भाई, कोई समस्या नहीं आएगी। आपके पास इफ के स्थान पे ये कोई भी एक हो सकता है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेके इनको रटना है, याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है। इस तरीके से आपकी जो कंडीशनल क्लास है वो अब कंप्लीट हो जाती है भाई। इसमें
मैंने आप लोगों को कंडीशन के प्रकार बता दिए, उनके अर्थ बता दिए, कंडीशन का प्रयोग कैसे करेंगे वो भी मैंने समझा दिया है। और अगर अब भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल्स की क्लास एक और लेकर आने वाला हूँ, चिंता मत करो, वो क्लास आप लोगों के लिए द बेस्ट क्लास साबित होने वाली है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स का कहना अवश्य मानते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।